ये तो आना पड़ेगा वापस तुमसे मिलने के लिए। क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सब? क्या सब बढ़िया चल रहा है, मजे में चल रहा है? अच्छा, हमारे एनटीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं ना बच्चे, एकदम अमेजिंग वाले हैं, सुपर डुपर वाले हैं। तुम्हारे कमेंट्स वगैरह देखे मैंने, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, मजा नहीं लाइफ आ रहा है भाई, क्या बताया जाए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एकदम बेसिक वाला मजेदार वाला टॉपिक बताया था, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज भी तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूँ, कुछ बढ़िया लेके आया हूँ, कुछ मजेदार लेके आया हूँ। आप सोच रहे हो सर क्या लेके आए हो सर, ऐसा क्या ही करा दोगे सर, है ना? तो सर आपको करवाने वाले हैं वैदिक एरा की सैर, यानी हम लोग चलने वाले हैं आज, टाइम ट्रैवल करने वाले, पीछे चलेंगे, मस्त वैदिक एरा की बात करेंगे और वैदिक के एज के बारे में सीखेंगे। क्या बोलती पब्लिक, बढ़िया है ना, मस्त है ना, एकदम जबरदस्त है ना? चलो तो पब्लिक हाजिरी लगा दो भाई, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फटाफट से देखना मेरे को, तुमको कितने बच्चे हो तैयार, कितने बच्चे हो टाइम ट्रैवल करने को तैयार? क्या तुम हो तैयार? आ जाओ भाई आपके अपने अमेजिंग प्यारे वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। और मैं हूं आपका अपना बच्चों, आपका फ्रेंड, योर मेंटोर, योर गाइड, कुणाल दिस साइड। चलिए तो शुरुआत करें भाई हमारे वैदिक एजेस की। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि सर सारा कुछ आप एक ही क्लास में पढ़ा दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि छोटा सा तुम्हारा प्यारा प्यारा ब्रेन है, उसको बहुत ज्यादा लोड करने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लोड करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ऐसे धुड़ूम हो जाएगा। चलो तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपसे हमारे आज के जबरदस्त वाले टॉपिक यानी वैदिक एजेस। कई सारे बच्चों को लगता है कि भैया इस एज में कुछ जादू हुआ होगा, है ना, कुछ आबरा का डाबरा हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं बच्चे, आपको पता है क्या, जब ह्यूमन बीइंग्स एवोल्यूट कर रहे थे मस्त एकदम, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चे, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स थे, जब वो नई नई चीजें सीखते गए, नई नई चीजों को अपनाते गए, तो उनमें और एडवांसमेंट्स आने शुरू हुए। करते हो आप कंसंट्रेट कर पाते हो, जब आप कंसंट्रेट करते हो किसी भी चीज पे बच्चों, तो वो चीज आप बेहतर तरीके से कर पाते हो, उसका परफॉर्मेंस मच बेटर होता है कि नहीं? तो जब हम वेदों की बात करते हैं तो चारों वेद के अंदर कुछ अलग अलग बातें सिखाई गई हैं, अलग अलग चीजें सिखाई गई। जैसे ऋग्वेद की मैंने आपसे बात की, तो ऋग्वेद मैंने आपको बताया कि उसमें भगवान को डिवोटेड जो है बच्चे, वो मंत्रास हैं, हिम्स हैं, ठीक है, नॉर्मल बोलने वाले मंत्रास हैं, करीब 1028 मंत्र हैं उसके अंदर, 1028 हिम्स है। और उसमें एक शब्द ऐसा है जिसको बहुत बार रिपीट किया गया है, जिसको कहते हैं ओम। ओम हैज अ वाइब्रेशन, है ना? तो ओम का जो शब्द है, ओम का जो वाइब्रेशन, उसको बहुत बार बच्चे उस पूरे 1028 हिम्स में रिपीट किया गया है, ठीक है। इसके बाद बनता है आपका सामवेद। अब सामवेद जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चे डेवलप्ड है। देखो क्या था, उस जमाने में भी कुछ फेस्टिवल्स होते थे, कुछ अच्छे काम होते थे, किसी का बर्थडे हुआ करता होगा या फिर मैरिज का ट्रेडिशन था, तो उसमें भी तो बच्चे थोड़ी म्यूजिक रिक्वायर्ड है, थोड़े गाना रिक्वायर्ड है। तो सामवेद को माना जाता है कि जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत, उसका ओरिजिनेशन ही सामवेद से है। सामवेद के अंदर बच्चों मैक्सिमम जो हिम्स थे, यानी मैक्सिमम जो भजन थे, आप समझ सकते हैं, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सिर्फ 75 ऐसे हैं जो ओरिजिनल कंपोज किए गए थे, ठीक है। लेकिन उसमें एक स्पेशलिटी ये थी बच्चों कि जो सामवेद के अंदर मंत्र हैं उसमें थोड़ी सी म्यूजिक है, उसको गाने की तरह गाया जाता है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गायत्री मंत्र की बात करूं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, अगर मैं गायत्री मंत्र को ऐसे नॉर्मली बोलूं ऋग्वेद के हिसाब से, तो ये ऋग्वेदिक तरीका हो गया। अगर मैं इसी को थोड़ा गा के बोलूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अगर मैं इसको गाय कर बोलूं, इस तरीके से बोलूं, राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा सामवेदिक तरीका हो गया, राइट। यानी कि सामवेद में जो मंत्र उच्चारण है, जो आपके भजन है, उनको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा उसमें म्यूजिक ऐड किया जा रहा है, राइट। तो बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस बताया मैंने आपको ऋग्वेद और सामवेद के बीच में। चलिए आगे अगर मैं बात करूं यजुर्वेद और अथर्ववेद की, तो ये जो आप योगा का जो ट्रेडिशन है, योगा क्या करता है बच्चे, अच्छी एक्सरसाइज है ना, अपने माइंड को, अपने बॉडी को हेल्दी रखने की। तो योगाज है, जो यज्ञ है, यानी अलग अलग यज्ञ परफॉर्म होते थे, इनका ट्रेडिशन, इनको कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ये सारा कुछ बच्चे आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अच्छा, फिर बच्चे एक आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद को बड़ा मजेदार माना जाता है। अथर्ववेद को कहा जाता है बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, यानी कि उसमें कुछ ऐसे मंत्र थे उस टाइम के जो कि नेगेटिविटी को भगाने का काम आते थे। आप कह सकते हो मोटिवेशनल मंत्रास, या आप ये कह सकते हो कि उस टाइम की जो दवाई, मतलब डिसीजेज हुआ करती थी, बीमारियां हुआ करती थी, उन सबको कैसे दूर किया जाए, कैसे भगाया जाए, उसका सारा जो आपका सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है, राइट।
तो अलग अलग वेदों का अलग अलग यूटिलिटी है। बहुत बार हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वेदास आर समथिंग दैट इज वेरी सुपरफिशियल और उसमें कुछ ऐसे आवरा कड़बरा होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है बच्चों, उसमें बहुत कुछ है जो कि नॉलेजेबल है, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, राइट। अच्छा, अब क्या बोला जाता है वेदास को लेकर के, ऐसा कहा जाता है कि जो वेदास हैं वो अपौरुष हैं। अपौरुष मतलब जिनको ह्यूमन टच नहीं दिया गया। ऐसे बोलते हैं कि भाई कुछ स्पेशल ऋषि मुनियों का ग्रुप था जिनको मंत्र दृष्ट कहते थे, ठीक है, उनको स्क्रिप्चर्स के हिसाब से मंत्र दृष्ट कहा गया है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको वेद सुनाए थे, मंत्र दृष्ट कहा, जिस तरीके से पास ऑन होते चले गए, ठीक है, कि उनको जो थे वेदास सुनाए थे, फिर उन्होंने पेन डाउन किए। तो पहले जो वेदास हैं वो ओरली पास ऑन हुए, फिर उनको प्रॉपर्ली लिखा गया। तो इसलिए वेदास को कई बार अपौरुष कहा जाता है, दैट इज नॉट टच्ड बाय ह्यूमंस, है ना। चलिए, तो पहली बात तो अगर हम बात करें इस पूरे वैदिक एरा की, इस पूरे वैदिक एज की, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक पहला एज है बच्चे 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है, जिसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया है, सिर्फ ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन हुई है, इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को आप ऋग्वेदिक पीरियड भी कहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो दूसरा पीरियड है बच्चे वो कहलाता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की जो है बच्चों क्रिएशन हुई है या फिर रचना हुई है, राइट। तो ये बेसिक से डिफरेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट वेदास। इसके साथ साथ बच्चों उपनिषद भी हैं, आरण्यक भी हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं जो कि लिखे गए हैं इस पूरे टाइम पे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैदिक एज। अब वैदिक एज की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके कुछ प्रोज हैं और इसके कुछ कॉन्स हैं। अगर प्रोज में बात करें, जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो बड़ा बेहतरीन पीरियड, बड़ा अच्छा पीरियड है, जहां पे विमेन के भी बहुत रिस्पेक्ट है, विमेन के काफी स्टेटस है, और सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम काफी ठीक ठाक से चल रहा है। लेकिन लेटर वैदिक एजेस की अगर आप बात करते हैं, तो जो अगर कॉमन टाइम्स में आप डाउरी सिस्टम देखते हैं, दहेज प्रथा देखते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा इनिशिएशन जो है लेटर वैदिक से स्टार्ट हो जाता है। कास्ट सिस्टम पहले जो था अर्ली वैदिक में, यानी ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे, जो जाति प्रथा थी या कास्ट सिस्टम था, वो रिजिड नहीं थी, है ना। ऐसा नहीं थी कि अगर आपके पापा किसी पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न है तो आपको भी वही फॉलो करना है, क्योंकि कास्ट जो थी बेटा वो जनरली काम के बेसिस पर डिवाइडेड थी। तो अर्ली वैदिक में ऐसा नहीं था कि आपके जो पापा काम कर रहे हैं वही आप करोगे, आप कोई और भी काम कर सकते हो, राइट। लेकिन बेटा जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे ये सिस्टम थोड़ा रिजिड हो जाता है, यानी कि जो आपके पिताजी काम कर रहे हैं आपको वही काम करना पड़ेगा। आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, डजंट मैटर, आपको हम चेंज नहीं करने देंगे, भैया वही काम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चे इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज हम अर्ली वैदिक पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, और जो लेटर वैदिक पीरियड है बच्चों वो भी हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो इस टॉपिक को जनरली हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, आज अर्ली वैदिक के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग लेटर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया कॉपी और पेन उठा लो, फोन को कर लो फुल स्क्रीन मोड पे, या जो भी बच्चे आप देख रहे हो सारे डिस्ट्रैक्शंस को कर दो डाउन, अगले 35 40 50 मिनट्स के लिए चलो मेरे साथ होना टाइम ट्रैवल। तो चलिए भैया वैदिक एज की बात कर लीजिए, लेट्स टॉक अबाउट वैदिक 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 एज, वैदिक चलो लेट्स टॉक अबाउट द वैदिक एजेस। इट इज अ टाइम पीरियड in history when Vedas were composed, Now second important point, Vedas are called to be apaurush, that is not touched by humans, right. And it is said that it was given by Lord Brahma to rishis called mantra drashta, ठीक है बच्चों। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इट्स अ टाइम व्हेन द वेदास वर कंपोज्ड। वेदास को कई बार अपौरुष कहा जाता है, अपौरुष का मतलब होता है दैट इज नॉट टच्ड बाय ह्यूमंस। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सेड दैट कि इसको लॉर्ड ब्रह्मा ने कुछ स्पेशल ऋषियों को कहा दिया था, जिन ऋषियों को कहा जाता है मंत्र दृष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इससे आपसे सवाल करता रहूंगा, क्वेश्चन करता रहूंगा, मेरे को आंसर करना। माइग्रेशन की बात करते हैं, आर्यंस की, आर्यंस का माइग्रेशन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस, ओके। नाउ जो आर्यंस थे बेटा वो सेमी नोमैडिक पैस्टोरल पीपल थे, सेमी नोमैडिक, यानी पूरी तरीके से नोमैड्स नहीं थे। नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं जिंदगी भर, कभी सेटल नहीं होते, राइट। और गाय भेड़ बकरियां जो है वो चराते हैं, वो कहलाते हैं आपके नोमैड्स।
तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो है वो सेमी नोमैड्स थे, यानी कुछ लोग सेटल्ड थे और खेतीबाड़ी भी करते थे। ओरिजिनल होमलैंड यानी आर्यंस कहां से आए हैं, इसके ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि अलग अलग लोग जो है वो आर्यंस के अलग अलग ओरिजिनेशन बताते हैं कि आर्यंस यहां से आए, कोई कहता है आर्यंस वहां से आए, कोई कहता है आर्यंस बगल वाली गली से आए। बहुत सारे लोग हैं, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज है। कुछ कहते हैं कि भाई आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, कैस्पियन सी के आसपास से। ठीक है, मैक्स म्यूलर ने कहा था, जर्मनी के जो एक बहुत ही फेमस बच्चे राइटर भी रहे हैं, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन जो है रशिया के जो ग्रासलैंड्स हैं, स्टेपीज हैं, आर्यन रेस वहां से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्यंस जो है वो आर्टिक रीजन से आए हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग बच्चे को इसका इसके रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव है। हालांकि कौन सा एग्जैक्टली करेक्ट है ये तो अभी तक भी एस्टैब्लिश नहीं है, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव हम मानते हैं, राइट। चलिए आर्यंस के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, आर्यंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं, फिर आपसे सवाल करूंगा। वैदिक एज जो है बच्चों तब स्टार्ट हुई जब आर्यंस ने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे अपना कब्जा जमाया, यानी आप कह लीजिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप सिंपल भाषा में समझिए तो नॉर्दर्न भारत का उत्तरी हिस्सा, नॉर्दर्न एरियाज में जब आर्यंस आके बस गए, ठीक है, जब इन्होंने ये इंडो गैंजेटिक जो नॉर्दर्न प्लेन और उसके ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, वहां से आपकी वैदिक एरा, वैदिक एज की शुरुआत होती है। आर्य का वर्ड मतलब होता है नोबल, नोबल मींस हायर क्लास। ठीक है, आप समझ लीजिए उस जमाने के हिसाब से हाई क्लास हो गया, समवन हु बिलोंग्स टू हायर क्लासेस। संस्कृत बोलते थे बच्चे, संस्कृत एक इंडो यूरोपियन भाषा मानी जाती है उस जमाने के हिसाब से, राइट। तो दे स्पोक संस्कृत, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, दे वर वेल वर्स्ड इन स्पीकिंग संस्कृत लैंग्वेज। एक रूरल सेमी नोमैटिक लाइफ है जीते थे कंपेयर टू द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली के लोग जो थे बेटा ऑर्गेनाइज थे, शहरी लोग थे। अगर इंडस वैली के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके पास प्रॉपर टाउन्स थे, घरों में वॉशरूम्स थे, यानी वो नीले गगन के तले नहीं जाते थे। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज था, प्रॉपर नालियां थी, प्रॉपर रोड्स बने थे। अगर हम कंपेयर करें हम इंडस वैली लोगों को साथ आर्यन से, तो बच्चे आर्यन उनसे बहुत पीछे थे। ठीक है, इस मामले में जो आर्यन लाइफस्टाइल का मामला है वो इंडस वैली से काफी पीछे थे। ठीक है, इट इज बिलीव दैट दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द खाइबर पास। ऐसा माना जाता है कि भाई भारत में इनकी जो एंट्री थी वो खाइबर पास के थ्रू हुई थी। माउंटेन पास है बच्चे, आपका खाइबर पास जो पड़ता है माउंटेन पास है हिंदू कुश रीजन में। अगर आप अफगानिस्तान वाले एरिया के साइड पे देखेंगे तो वहां पे आपको खाइबर पास देखने को मिलेगा। ऐसा मानते हैं कि भाई इन्होंने जो एंट्री की थी वो कहां से की थी, खाइबर पास से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों, इसके आगे एक सवाल आता है। चलिए, तो सवाल ये है कि इट इज बिलीव्ड दैट द आर्यंस एंटर्ड द इंडो गैंजेटिक प्लेन थ्रू डैश। आपका समय शुरू होता है अब, देवियों सज्जनों 4 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि इट इज बिलीव दैट आर्यंस एंटर्ड द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स थ्रू डैश। 4 सेकंड आपके पास, समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9। ओहो 4 सेकंड ज्यादा हो गए तुम्हारे पास तो। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई आपने। आप जीत चुके हैं पूरे 4 रुपए, जो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला क्योंकि मैं उसकी चॉकलेट खा लूंगा। ठीक है, तो भाई मैं उसकी चॉकलेट खा लूंगा। करेक्ट आंसर है खाइबर पास। बहुत सही बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स दिए। नेक्स्ट टाइम मैं पहले 2 क्लास के जो हमारे करेक्ट आंसर्स वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं एकदम यहाँ पे शाउट आउट देने वाला हूँ इन माई नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में बच्चे आर्यंस जिस रीजन में रहते थे, सवाल आपसे पूछा गया था एनटीएससी के एग्जाम के अंदर कि आर्यंस यूज्ड टू स्टे इन विच रीजन। वो रीजन कहलाता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का एरिया, वो एरिया जहां पे 7 नदियां बहती हैं, सप्त सिंधु। सप्त मीन 7, सिंधु मीन रिवर्स। ठीक है, कौन कौन सी 7 नदियां हैं? सिंधु नदी जिसको इंडस कहते हैं आप, विपाशा जिसको आप ब्यास कहते हैं, वितास्ता जिसको आप झेलम के नाम से जानते हैं, पारूशनी जिसको आप रावी के नाम से जानते हैं, अस्किनी जिसको आप चिनाब के नाम से जानते हैं, शुतुद्री जिसको आप सतलज के नाम से जानते हैं, और सरस्वती नदी। तो ये 7 नदी हैं। कौन कौन सी 7 नदी हैं? एक बार दोबारा मेरे साथ जोर से बोलो, बच्चे कहेंगे जय माता दी। ठीक है भाई, जय माता दी तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमको यहाँ पे नदियां देखनी है। ठीक है भाई, चलिए तो जल्दी से एक बार नदी देखते हैं। कौन कौन सी नदी बच्चे? इंदस नदी है, ब्यास नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है, सतलज नदी है और सरस्वती नदी है। तो ये बेसिकली जो एरिया था बच्चे आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपका सप्त सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स है। और अगर आप ये सारी नदियों को देखेंगे तो ये कौन कौन से स्टेट्स कवर करते हैं जनरली? आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो रीजन है बच्चे ये कंप्लीटली कवर्ड था बाय आर्यंस। तो भैया आर्यंस ने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, चलो अच्छा लोग आगे बढ़ा जाए। वैदिक पीरियड के डिवीजन की बात करते हैं कि वैदिक पीरियड जो है बेटा वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि भैया वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरा कहलाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। चलिए अर्ली वैदिक पीरियड को आप ऋग्वैदिक भी कहते हैं, और ये हो गया हमारा बच्चे लेटर वैदिक पीरियड। यहां पे सिर्फ ऋग्वेद कंपोज किया गया था।
और बच्चों यहां पे ऑल द अदर वेदास कंपोज्ड। तो भाई ये स्पेशलिटी है आपके अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के। दो पार्ट से कौन कौन से, ईवी यानी अर्ली और अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड को बच्चों हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन किया गया था और दूसरे बाकी वेद हैं किसमें कंपोज किए गए बेटा, दैट इज इन योर लेटर वैदिक पीरियड। चलिए इसी बात पे क्या करते हैं बच्चे, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, टाइम ट्रेवल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो बात करते हैं भैया ऋग्वैदिक पीरियड की। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या खास बात है कि भाई इसमें सिर्फ ऋग्वेदा ही जो है बच्चे वो कंपोज किया गया था। चलो लिख लेते हैं कुछ खूबियां इसकी। ओनली जीवन का अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली चीज की ओनली ऋग्वेदिक वाज कंपोज्ड, ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वैदिक पीरियड भी इसको हम कहते हैं। ऋग्वेदा इट कंटेन्स 1028 हिम्स, हिंदी में लिख दूं तो भजन कहते हैं हिम्स को बच्चों। मोस्ट रिपीटेड वर्ड in Rigveda, that is Om. Okay, that is the most repeated word in the entire Rigveda बच्चों, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये तो बात हो गई भैया हमारे ऋग्वेद की कि ऋग्वेद में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। अब थोड़ी सी नजर डालने की जरूरत है बच्चे कि उस जमाने में ऋग्वेदिक टाइम में, अर्ली वैदिक पीरियड में वहां का पॉलिटिकल लाइफ, वहां का सोशल लाइफ, वहां का इकोनॉमिक लाइफ कैसा हुआ करता था। यानी वहां पे क्या राजा जी थे, और अगर थे तो क्या राजा जी का बाजा बजा था, और नहीं बजा था तो गौर से देखना है तो जान जाइए। यानी कि अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि राज खुलेगा सिर्फ और सिर्फ सनसनी में। सनसनी केस खुलासा करता हूं मैं आपके सामने। तो चलो भाई सनसनी केस खुलासे के लिए तैयार हो जाओ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड। देखिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि राजा 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 यही थे हमारे सारे, मतलब कंप्लीट रूलर, है कि नहीं। तो भाई राजा जी जो थे जिनको राजन कहते थे उस टाइम पे, दैट इज इन संस्कृत टर्म फॉर द सेम, ठीक है। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मोनार्कियल फॉर्म का मतलब होता है रूल्ड बाय अ किंग। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है। किंग जो थे इसके हेड थे यानी सरताज थे, और सबसे मजेदार बात है कि किंग को उस टाइम पे क्या कहते थे, राजन कहते थे, ठीक है। पेट्रियार्कियल फैमिलीज, पेट्रियार्कियल फैमिलीज का मतलब है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, यानी महिलाओं का अधिकार थे, लेकिन जो चलती थी वो किसकी चलती थी भाई, हमारे मेल्स की यानी हमारे पुरुषों की। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। जना वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन ऋग्वैदिक टाइम्स। तो अगर कम्युनिटी की बात करें, समाज की बात करें, तो सबसे जो बड़ा समाज जिसको नाम दिया जाता था दैट वाज जन, दैट वाज जना और जन। चलिए सोशल ग्रुपिंग की बात करते हैं। फैमिली को हम कुल कहते थे, अच्छा सवाल है, फैमिली कुल कहती थी, कहलाती थी। ग्राम मतलब गांव हो गया, फिर विश्व हो गया, फिर आपका जना हो गया। तो इस तरीके से पूरा आपका सिंपल सी बात एक स्ट्रक्चर बना था। तो बच्चे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फैमिली को उस टाइम पे क्या कहते थे, तो फैमिली को उस टाइम पे कुल कहते थे। ग्राम आपका विलेज हो गया, उससे छोटी टेरिटरीज आपकी विश्व और जना हो गए, राइट। ट्राइबल असेंबलीज यानी कि जो बड़े लोगों की जो असेंबलीज, जैसे गांव में आजकल पंचायत होती है ना, बड़े बूढ़े बैठते हैं उसमें, प्रॉपर एक ग्रुप बनता है, उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, पंचायत कहते हैं, राइट। उस टाइम पे ये जो ट्राइबल असेंबलीज थी इनको हम सभा और समिति कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, सभा और समिति। ट्राइबल लोग कौन होते हैं, जो जनरली जंगलों में रहते हैं, जंगल पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने नीड्स के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, वो जंगल से सामान लेते हैं, है ना। यानी पैसे देके सामान नहीं लेते कि ये भाई पेड़ 2 एप्पल देना, कितने के दिए, 50 के, लो इधर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, नॉर्मली जंगल से सामान लेते हैं, जंगल का रखरखाव करते हैं। तो उनके भी अपने एक सरदार होते हैं, उनके अपने कबीले होते हैं, अपने ग्रुप्स होते हैं, तो उसको हम सभा समिति कहते थे। कुछ ट्राइबल किंगडम्स का एग्जांपल अगर हम लें तो देखिए भारत हो गए, मत्स्य किंगडम हो गया, यदुज हो गए, पुरुष हो गए, ये सब अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके ट्राइबल किंगडम्स के, यानी ऐसे ट्राइब्स, ऐसे कबीले जिन्होंने एक राज्य स्थापित किया, जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें, विमेन की बात करें, तो विमेन जो थी, दे एंजॉयड रिस्पेक्टेबल पोजीशन। ये सभाज और समितिज में पार्ट ले सकती थी। हालांकि लेटर वैदिक में चीज बच्चों कम हो गई थी, इनको इतना अलाउ नहीं करते थे, इनको इतना फ्रीडम नहीं थे। पहले विमेन को एजुकेशन लेने का भी बच्चे अधिकार था अर्ली वैदिक पीरियड में। कुछ फेमस विमेन स्कॉलर्स की अगर मैं बात करूं, जो पढ़ाकू लड़कियां थी, ठीक है, तो उसमें लोपामुद्रा आ जाती हैं, अपाला आ जाती हैं, विश्वेश्वरा आ जाती हैं, घोष आ जाती हैं, जो कि एक नॉमिनेबल बच्चों पोएट्स थे, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, काफी कुछ काम किया पढ़ाई के क्षेत्र में। तो इनको जाना जाता है बच्चे अपने नॉलेज के लिए। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे यानी अर्ली वैदिक टाइम पे जो विमेन की रिस्पेक्ट थी समाज के अंदर, वो काफी ठीक ठाक थी, राइट। चलिए
कैटल जो थी बच्चे बहुत पॉपुलर थी, गाय जो थी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये लोग सेमी नोमैड थे, गाय बहुत सारी यूजेज में आती थी, गाय का जो दूध वगैरह था ये लोग सेल आउट करते थे, उससे अपने कंजम्पशन के लिए अपने यूजेज के लिए भी उसको रखते थे, है ना। मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज, सिंगल मैरिज यानी एक शादी करना, ठीक है। तो मोनोगैमी जनरली प्रैक्टिस की जाती थी, बट अगर हम नोबल फैमिलीज की बात करें, राजाओं की बात करें, तो उनकी 4-4 वाइफ्स होती थी भाई, 3-4, 2-3 वाइफ्स, यानी जब मोर देन वन वाइफ हो, एक से ज्यादा पत्नी हो, तो उसको कहते हैं पॉलीगैमी, और जब सिंगल मैरिज की जाए तो उसको कहते हैं मोनोगैमी, ठीक है बच्चों। पॉलीगैमी का मतलब है मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ, यानी कहने का मतलब है कि राजा जी के साथ ऐसा था कि ये दिल मांगे मोर, यानी कि एक वाइफ से उनका मतलब ठीक नहीं आया, मजा नहीं आ रहा, कलेक्शन में 2-3 वाइफ और होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था, तो जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम था वो पॉलीगैमी करता था, यानी कि राजा लोगों में थोड़ा ज्यादा दिखता था कि 3-4 महारानियां थी उनकी, राजा बीच में चल रहे हैं, 2 महारानी इधर 2 महारानी इधर, राजा का अलग ही स्टाइल है ना। पहले के राजाओं में ऐसा होता होगा फॉर श्योर, मुझे भी लगता है कई बार ना, 5-6 राजा आपस में बैठे डिस्कस करें, तुम्हारी रानी कितनी है, ओ मेरी तो 5 है, एक ने बोला तुम्हारी कितनी है, ओ मेरी तो 10 है, एक ने कहा मेरी 1 है, राजा हंसने लगे, एक ही रानी है, ओ ऐसा हो सकता है भाई। उस टाइम पे पॉलीगैमी कॉमन थी राजाओं के बीच में, मतलब एक से ज्यादा शादियां कर लेते थे, महारानियां होती थी ना। कई बार इसलिए भी करते थे क्योंकि दुश्मन देश का राज है, अगर वो स्ट्रांग है उससे लड़ने जाएंगे नुकसान होगा, एक काम करते हैं वहां शादी कर लेते हैं, शादी कर लेंगे तो भाई दुश्मन वाला भी अपना दोस्त बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी जो थी बहुत पहले राजा बहुत दिमाग लगाते थे। बॉर्नवीटा का तो पता नहीं, मेंटोस जरूर खाते थे भाई, दिमाग की बत्ती जलती ही रहती थी राजाओं की। चलिए, अच्छा चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अर्ली वैदिक एज में आपको चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलेगी, लेटर में देखने को मिलती है, बट अर्ली वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज नहीं थी बच्चों। सोशल डिस्टिंक्शन थे, यानी कास्टिज्म था, पर लेकिन जो वर्ण सिस्टम था, कास्ट सिस्टम यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेस पे था, यानी भगवान की पूजा वगैरह कर रहे हैं बच्चा, ब्राह्मण है ना, आप समाज की सुरक्षा करने का आपको टास्क मिला, आप क्षत्रिय हैं, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, आप वैश्य हैं, आप सफाई कर रहे हैं, तो आपको शूद्र कहा जा रहा है, तो आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे, हेरिडिटरी नहीं था, यानी अगर किसी के पापा शूद्र हैं तो जरूरी नहीं कि उनका बेटा भी शूद्र हो, वो ऑक्यूपेशन चेंज भी कर सकता था। लेकिन लेटर वैदिक के अंदर बच्चों ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको, है ना। ये अर्ली वैदिक थोड़ा लिबरल समाज था, यानी कि थोड़ा खुले विचारों वाला था कहीं ना कहीं, बट अर्ली वैदिक में विचार थोड़े से क्लोज होते हुए आपको दिखते हैं, कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा। चलिए, तो फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टिंक्शंस हैं या सोशल क्लासेस हैं वो इतनी रिजिड नहीं है, एंड दे कैन बी चेंज्ड, दैट्स अ गुड पार्ट, राइट। चलिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चे कि यहाँ पे पैसा कैसे आता था, पैसा 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 किधर से आता था भाई, तो पैसा आता था इधर से, ये पेस्टोरल, पेस्टोरल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव आउट करते थे अपने खाने की तलाश में, कई बार जो है बच्चों अपने भेड़ बकरियों के लिए अच्छा चारा ढूंढने के लिए, तो इनके पास थोड़े लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और बाकी लोग बच्चे गाय भेड़ बकरियां चराते थे, तो दोनों चीजें थी यहाँ पे, यानी गाय भैंस भी थी इनके पास और ये खेती बाड़ी भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे, ठीक है। चलिए, हॉर्स चैरियट यानी घोड़े वाला रथ, रा से रथ, ठीक है, रथ में क्या लगे होते हैं, घोड़े, चैरियट मींस रथ, तो बच्चे इनके पास घोड़े वाला रथ था, बग्गी थी जिसको आप कहते हैं, घोड़े फास्ट होते हैं, स्विफ्ट होते हैं, तो एक एडेड एडवांटेज था। रिवर्स को यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी वाटरवेज का यूज किया जाता था, नाव वगैरह की नॉलेज थी इनको, जिसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में करते थे। कॉटन और वुलन फैब्रिक्स बच्चे यूज किए जाते थे, यानी कॉटन पहनते थे, वुलन पहनते थे। स्टार्टिंग में बच्चे ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था, ठीक है, बट बाद में कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, कॉइन्स को निष्का कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था बेटा एनटीएससी में 2-3 साल पहले कि जो कॉइन्स थे आपके अर्ली वैदिक एजेस में सिक्के थे, उनको क्या कहते थे, उनको निष्का कहते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सामान के बदले सामान, सामान दो सामान लो, है ना, तो ये है बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मुझे खाना है पिज्जा, वो भी चीज बस्ट, लेकिन तुमको खानी है गार्लिक ब्रेड, है ना। अब समस्या ये है कि मेरे पास गार्लिक ब्रेड है और तुम्हारे पास चीज बस्ट पिज्जा है, तो बार्टर सिस्टम के हिसाब से पहले तो मुझे तुमको ढूंढना पड़ेगा, है ना, यानी कि मुझे जो चाहिए वो दूसरे वाले इंसान के पास होना चाहिए और मेरे पास जो सामान है वो दूसरे वाले इंसान को चाहिए होना चाहिए, तभी काम बनेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पिज्जा चाहिए तो वो तुम्हारे पास है ना, और तुम्हें गार्लिक ब्रेड चाहिए तो मेरे पास, तो हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, मैं कहूंगा लाओ भाई चीज बस मुझे दो और गार्लिक ब्रेड तुम रखो, ठीक है। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना। और लेटर ऑन निष्का करके जो कॉइन्स थे बच्चे वो इंट्रोड्यूस किए गए एंड दैट वर यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, ठीक है। चलिए, अब इससे पहले कि मैं रिलीजन पे बढ़ूं, मेरा आपसे एक सवाल है बहुत ही बढ़िया, तो सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल मेरा कुछ यूं है कि व्हाट वर द नेम ऑफ द कॉइन्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड, उन सिक्कों का नाम क्या था जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आपका समय शुरू होता है बाबू मोशाय, अब हियर यू गो, 4 सेकंड आपके पास, चलिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, समय हो गया फिक्स, यानी खत्म, यानी फिनिश, राइट, योर टाइम इज ओवर, आपका टाइम हो चुका खत्म। करेक्ट आंसर इज निष्का, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, दैट इज निष्का, राइट। चलिए, तो इसी सही जवाब के साथ हमारे अमेजिंग 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 एनटीएससी चैंपियंस के साथ चलते हैं आगे, यानी रिलीजन पे आते हैं। तो देखिए भैया, उस टाइम की बात ऐसी है कि ये इन्होंने क्या किया था, जो नेचर की फोर्सेस हैं, नेचर की फोर्सेस क्या है, थंडर,
लाइटनिंग यानी गर्जना बादलों का, आग, पानी, इनको पर्सोनिफाई कर लिया था देवताओं के फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड्स। यानी आप देखिए पवन देव है ना, पवन देव है हमारे, वायुदेव है पवन देव, अग्निदेव है आग के फॉर्मेशन इनकारनेशन अग्निदेव, गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग इंद्रदेव। तो इस तरीके से कर करके लोग बच्चे नेचर को वर्शिप करते थे, नेचर से कहीं ना कहीं नेचर को रिस्पेक्ट करते थे, एंड नेचर को इन्होंने भगवान के रूप में देखना शुरू कर दिया था, राइट। चलिए, इंद्रा जो थे गॉड ऑफ थंडर थे, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे, यानी इंद्रदेव थे उस टाइम पे। अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान उस टाइम पे इंद्रदेव हुआ करते थे, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट भगवान थे, पृथ्वी माता थी, धरती माता थी हमारी, अग्निदेव थे, वरुण देव थे, ठीक है, और आपके वायुदेव थे, वायुदेव यानी विंड के देवता, पवन देव या फिर वायुदेव आप कैसे भी कह लीजिए, ठीक है। चलिए, फीमेल डिटीज की अगर हम बात करें, उषा और अदिति, अदिति को जो है बच्चे वो देवताओं की माता भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि देवताओं की, सारे देवताओं की माता है हिंदू एथोलॉजी के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड टू बी अदिति। तो फीमेल भगवान हैं जिनको उषा है और अदिति हैं जिनको वर्शिप करते थे ये लोग। इस टाइम पे बच्चों टेंपल्स और आइडल वर्शिप्स नहीं था, यानी टेंपल्स मंदिर वगैरह थोड़े कम थे, यानी भगवान की पूजा करते थे, नेचर को ही वर्शिप करते थे, लेकिन प्रॉपर मूर्तियां बना के यहाँ पे पूजा करने का थोड़ा सा जो चलन था वो यहाँ पे नहीं था। लेटर वेदिक के अंदर आपको प्रॉपर मंदिर और प्रॉपर मूर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन अर्ली वेदिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही चीजें देखने को नहीं मिलती, राइट। चलिए, तो ये कुछ खूबसूरत सी बातें बच्चे अबाउट द वैदिक एजेस और द अर्ली वैदिक एजेस। और इसी के साथ बच्चों हम आ चुके हैं हमारे एक प्रश्न पे, और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही देते हैं, बिल्कुल धमाकेदार देते हैं, बिल्कुल ऑसम देते हैं, टॉसम देते हैं, एकदम मजेदार देते हैं। चलो, तो सवाल ये है कि विच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट डीटी, डीटी मतलब गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन है अर्ली वैदिक एज के, अर्ली वैदिक एज के? लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड शिव, लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड विष्णु। चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए, समय शुरू होता है देवियों सज्जनों आपका, अब फटाफट से मेरे को आंसर कर दीजिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट आंसर करो बच्चों। ओके, वाह, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया आंसर तुम लोग बच्चों ने कर दिया है, मुझे बहुत ही मजा नहीं, लाइफ आ चुका है, बहुत बढ़िया आंसर किया भाई तुमने, अल्टीमेट प्रो आंसर कहते हैं इसको, अल्टीमेट प्रो, वेरी नाइस बच्चों, बहुत सही। तो करेक्ट आंसर है आपके लॉर्ड इंद्र, जो उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड हुआ करते थे ना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भगवान थे, दैट इज लॉर्ड इंद्रा। तो करेक्ट आंसर बच्चों, वेल डन, आपको मिल चुके हैं पूरे 5 रुपए, जो फिर इस बार मैं ही रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, राइट। चलो, तो भाई मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मैं खा लूंगा चॉकलेट, है कि नहीं? नहीं, तुम लोग को भी खिलाऊंगा, फॉर श्योर खिलाऊंगा भाई, पक्का, एकदम पक्का पक्का, मजे नहीं लाइफ। चलो बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? मैंने कहा था ना आपको बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं करूंगा मैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे धीरे धीरे एनटीएससी के दौर में आ रहे हैं। बच्चे, एनटीएससी का ऐसा एग्जाम है ना जो तुमको अपने बहुत छोटी सी एज में क्लास 10th के अंदर ही एक बड़ा फेम देके जाएगा। एनटीएससी ऑल इंडिया लेवल पे होता है बच्चों, जिसमें मल्टीपल बच्चे, लाख बच्चे है ना, लाखों बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और मजे की बात है कि स्कॉलरशिप तो आपको सरकार